गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल कोपवेब मॉडल या मकड़जाल सिद्धांत के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, जो कोपवेब मॉडल है उसका जो प्रतिपादन है वो हेनरी सुल्तज ने किया। तो हेनरी सुल्तज ने इसको कीमत मात्रा के संबंध में प्रतिपादित किया था, ठीक है। और उन्होंने इसका प्रयोग कृषि पदार्थ की कीमत यानी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उसकी कीमत और मात्राओं में परिवर्तन होने पर चक्रीय प्रभावों पर लागू किया गया। कि कृषि पदार्थ का उत्पादन करने का निर्णय लेने कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शंस करेंगे, वो हमने डिसीजन लिया। फिर हमने उस जो रियल प्रोडक्शन है उसको बाजार तक पहुंचाया। तो प्रोडक्शन का डिसीजन लेने और उसको रियल मार्केट तक पहुंचाने के बीच में टाइम का एक गैप होता है, टाइम गैप होता है, ठीक है। तो इसमें मतलब कि क्या क्या थिंकिंग आती है एक फार्मर्स के माइंड में, वो मतलब कि प्राइस को लेके, सप्लाई को लेके। तो अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि मानो किसी टाइम पे जो कमल है, मानो कि कमल की खेती की जा रही है, तो कमल की कीमत औसत लागत से अधिक है जो फार्मर की औसत लागत आई है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट है। उससे उसकी जो कीमत है मार्केट, उसका जो मार्केट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। तो किसान यही उम्मीद करता है कि इस साल प्राइस ज़्यादा है तो अगले साल भी प्राइस रहेगा, ठीक है, अगले वर्ष भी ऐसा रहेगा। परंतु जो कीमत है वो लागत से कम हो जाती है, तो किसान फिर ये आशा करते हैं कि दूसरे साल भी लागत कम रहेगी। तो इसी वजह से प्रोडक्शन इतना कम हो जाता है कि उसकी कीमत औसत लागत से फिर ज्यादा हो जाती है। तो इसी तरह से ये जो क्रम है ये चलता रहता है, ठीक है। तो यह एक मतलब कि ये जो क्रम है कि इस साल प्राइस ज्यादा है, ठीक है, तो कीमत औसत लागत से अधिक हुई। फिर किसान अगले वर्ष भी यही आशा करता है, ठीक है, लेकिन कीमत लागत से कम हो जाती है, ठीक है। तो यह एक जाल की तरह बन जाता है। तो इसलिए हम इसको कोपवेब मॉडल या मकड़जाल सिद्धांत का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ अजम्पशंस हैं। देखो, एक मॉडल मानता है कि जो मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है यानी पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, जो मांग और पूर्ति की रेखाएं होती हैं वो सीधी रेखाएं होती हैं, उत्पादन निरंतर नहीं होता, पूर्ति एक निश्चित समय के बाद आती है। यानी मतलब कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड मॉडल है ना, क्योंकि उन्होंने इसका प्रयोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के संदर्भ में ही किया, उसके प्राइस के संदर्भ में। तो जो मतलब कि फसल की पूर्ति होती है वो मतलब एक निश्चित समय के बाद होती है, ठीक है। वर्तमान की जो पूर्ति है वो पिछले समय की कीमत के ऊपर डिपेंड करती है। वस्तु की कीमत वर्तमान पूर्ति पे डिपेंड करती है। वर्तमान जो समय की मांग है वो वर्तमान कीमत पर निर्भर करती है और अगले समय की पूर्ति वर्तमान कीमत के ऊपर निर्भर करती है। तो यह क्रम ऐसे चलता रहता है, ठीक है। हम इसको दोबारा से देखते हैं कि हेनरी सुल्तज ने इसका प्रयोग कृषि पदार्थ कीमत और मात्राओं में परिवर्तन होने पर, उसकी कृषि पदार्थ की कीमत और उसके जो प्रोडक्शन की मात्रा उसमें चेंज होने पर जो चक्रीय प्रभाव पैदा होते हैं उनके संदर्भ में किया। तो मकड़जाल सिद्धांत के कुछ मॉडल है, इसके 3 मॉडल है। इसके जो मॉडर्न जो इसके मॉडल हैं वो 3 है। एक है केंद्र अभिसरण मॉडल यानी कन्वर्जेंट कोपवेब मॉडल। तो केंद्र अभिसरण मॉडल में है कि केंद्र अभिसरण मॉडल में पूर्ति की लोच मांग की लोच से कम होगी। तो इस कंडीशंस के अंदर कीमतों में परिवर्तन की प्रक्रिया उत्पादकों में उपभोक्ता की तुलना में कम रहती है। जो कीमत परिवर्तन की प्रक्रिया है वो उपभोक्ता में ज्यादा रहती है।
और उत्पादन और कीमतों में संयोजन इस तरह से होता है कि उनकी प्रवृत्ति संतुलन की स्थिति को प्राप्त करने की होती है। अगर इकोनॉमी में या अर्थव्यवस्था में जब भी संतुलन की स्थिति अगर एक बार भी टूट जाती है तो इकोनॉमी में इस तरह का चेंज आता है और संतुलन की अवस्था के चारों ओर उतार चढ़ाव आते जाते हैं और फिर उतार चढ़ाव पहले से कम होते जाते हैं और लास्ट में जाकर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाती है। यानी केंद्र अभिसरण मॉडल कीमतों में परिवर्तन की प्रक्रिया उपभोक्ताओं के पक्ष में ज्यादा दिखाता है, उत्पादकों में उपभोक्ता की तुलना में कम होती है। ठीक है, इसमें हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो इसमें जो ओपी प्राइस है वो संतुलन कीमत है, क्योंकि यहाँ पर डीडी करो और एसएस करो यानी डिमांड करो सप्लाई करो दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं तो कीमत का निर्धारण होता है। पहली अवधि T1 है तो T1 में कीमत P1 है, जो संतुलन कीमत ओपी से ज्यादा है तो प्रोड्यूसर यानी उत्पादक यही आशा रखते हैं कि T2 समय में भी यही कीमत रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगले वर्ष की पूर्ति OP1 कीमत पर डिपेंड है। तो समय में वास्तविक पूर्ति OQ1 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू B होगी। यानी इस कंडीशंस के अंदर जो पूर्ति है वो मांग से ज्यादा है, जो कीमत को कम कर देती है। यह कीमत ओपी से कम है। अब कीमत ओपी से कम है तो उत्पादक यही आशा रखते हैं कि तीसरी अवधि में भी यही कीमत रहेगी। तो इस अवधि में वास्तविक पूर्ति है, वास्तविक पूर्ति कितनी है O2 है। ठीक है, जो मांग से कम है। ठीक है, जो फिर कीमत को बढ़ाकर OP3 कर देगी जिस कारण उत्पादक फिर पूर्ति को OQ4 तक बढ़ाएंगी। ठीक है, फिर ये कीमत घटकर OP4 हो जाएगी, जो पूर्ति को कम करके OP4 कर देगी। तो इस तरह से जो मतलब कि धीरे धीरे जो प्रोडक्शंस और प्राइस में उतार चढ़ाव कम होते जाएंगे, कीमत व उत्पादन की प्रवृत्ति संतुलन के रास्ते पे आने के कारण वो संतुलन पर पहुंच जाएगी और समायोजन की यह प्रक्रिया एक मकड़ जाल की तरह बनती है। दूसरा होता है केंद्र अभिसरण मॉडल, केंद्र अपसरण मॉडल। जो केंद्र अपसरण मॉडल की अवस्था में जो पूर्ति की लोच होती है वो मांग की लोच से ज्यादा होती है। केंद्र अभिसरण यानी कन्वर्जेंट कॉवेव मॉडल में पूर्ति की लोच मांग की लोच से कम थी। डाइवर्जेंट कॉवेव मॉडल यानी केंद्र अपसरण मॉडल के अंदर ये अवस्था विपरीत होती है। तो प्राइस में चेंज के प्रति उत्पादकों की प्रतिक्रिया उपभोक्ता से ज्यादा होती है। यानी जो प्राइस का इफेक्ट है वो केंद्र अपसरण मॉडल में उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ेगा। कीमतों और उत्पादों का संयोजन इस तरह होता है कि संतुलन की स्थिति के चारों ओर कीमत के बड़े बड़े उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन इस संतुलन की अवस्था से ये दूर होते चले जाते हैं और उतार चढ़ाव विस्फोटक होते जाते हैं, संतुलन की स्थिति के पास नहीं आ पाते। तो इसमें है कि ओपी है, ओपी जो संतुलन कीमत है बैलेंस प्राइस है, जहां पर डी और एसएस करो एक दूसरे को काट कर यहाँ पर कीमत का निर्धारण हो रहा है। जो समय की पहली अवधि T1 है जिसमें कीमत OP1 है, तो OP कीमत जो संतुलन कीमत से ज्यादा है तो उत्पाद T2 अवधि में OP1 कीमत के अनुसार ही उत्पादन करेंगे, जो कि OQ1 पूर्ति है। तो पूर्ति मांग से ज्यादा होने के कारण उत्पादक कीमत को OP3 कर देंगे यानी P1 से कम कर देंगे। तो इस कीमत पर पूर्ति OQ3 है। जो पूर्ति OQ3 है ना वो प्राइस को घटाकर OP4 कर देगी। यह कीमत पूर्ति को कम कर देगी, पूर्ति OQ4 हो जाएगी। तो इस तरह यह उतार चढ़ाव चलता रहेगा, संतुलन की स्थिति दूर होती जाएगी और समायोजन की यह अवस्था गत्यात्मक असंतुलन की स्थिति को बताती है। ठीक है, देखिए केंद्र अपसरण मॉडल में क्या होता है, जो पूर्ति की लोच होती है वो मांग की लोच से ज्यादा होती है। इसमें कीमत परिवर्तन का प्रभाव उत्पादक की प्रतिक्रिया पर पड़ता है और कीमतों और उत्पादन का संयोजन इस तरह होता है कि संतुलन की स्थिति के चारों तरफ कीमतों में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, लेकिन संतुलन की अवस्था से दूर होते रहते हैं।
उतार चढ़ाव विस्फोटक होते हैं। अगर हम इसमें प्राइस है ओपी, ओपी प्राइस को मांग और पूर्ति की शक्तियां निर्धारित कर रही हैं, क्योंकि डीडी करो और एसएस करो दोनों एक दूसरे को पी बिंदु के ऊपर काट रहे हैं, तो यहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेंट हो गया। तो ठीक है, फिर आता है निरंतर उतार चढ़ाव वाला मॉडल। निरंतर उतार चढ़ाव वाले मॉडल के अंदर जो मांग की लोच और पूर्ति की लोच दोनों बराबर होंगी। तो इस कंडीशन के अंदर जो बैलेंस की स्थिति है या सिचुएशन है, उसके चारों तरफ ऊपर से नीचे निरंतर जो उतार चढ़ाव होंगे वो भी समान आकार के होंगे। निरंतर उतार चढ़ाव यानी कॉन्टिन्यूली कोवे मॉडल के अंदर संतुलन की स्थिति न तो कभी प्राप्त होती है और ना ही कभी प्राप्त होने की इसमें संभावना होती है। तो इसको निरंतर मकड़ी जाल भी कहा जाता है। मांग और पूर्ति की लोच बराबर होगी, संतुलन की स्थिति के चारों तरफ ऊपर से नीचे तक निरंतर उतार चढ़ाव जो आएंगे वो समान आकार के होंगे, संतुलन की स्थिति कभी प्राप्त नहीं होगी और ना ही प्राप्त होने की कोई संभावना होगी। इसमें हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम है, यहाँ पे ओपी जो है संतुलन कीमत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डीडी और एसएस एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो ये प्राइस डिटर्मिनेट हो रहा है। समय की पहली अवधि, ठीक है, समय की पहली अवधि में इसमें कीमत OP1 है, तो उत्पादक T2 अवधि में भी OP1 कीमत की आशा रखते हैं, इसलिए वे OQ के बराबर यानी OQ1 के बराबर पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो ये OQ1 की जो पूर्ति करते हैं, तो पूर्ति की यह मांग कीमत को घटाकर कितना कर देती है, OP2 कर देती है, जिससे क्या होता है OP2 होने पर पूर्ति भी घटकर OQ2 हो जाएगी। तो पूर्ति कम होने पर पूर्ति कम हुई तो कीमत बढ़कर फिर OP1 हो गई, तो अगली अवधि में पूर्ति फिर बढ़ जाएगी। इस प्रकार कीमत और उत्पादन का यह क्रम चलता रहता है और इसमें संतुलन की किसी भी प्रकार की संभावना नहीं होती। दोबारा से इसको हम देखते हैं, निरंतर उतार चढ़ाव वाला मॉडल या जो कॉन्टिन्यूली कोवे मॉडल है उसमें जो मांग की लोच और पूर्ति की लोच होगी वो इक्वल होगी। तो इस कंडीशन के अंदर जो कंडीशंस ऑफ बैलेंस है ना, सिचुएशन ऑफ बैलेंस्ड है, इसके चारों तरफ निरंतर उतार चढ़ाव आएंगे जो समान आकार के होंगे, सेम साइज के होंगे। तो इस कंडीशन में हम कभी भी बैलेंस तक नहीं पहुंच सकते या बैलेंस को हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, और ना ही बैलेंस, इक्विलिब्रियम, इकोनॉमिक्स में इसके लिए इक्विलिब्रियम वर्ड है, वो मेरे माइंड से स्किप हो गया था। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे, न ही इसमें कोई पॉसिबिलिटी होती है कि हमें इक्विलिब्रियम मिल पाएगा, क्योंकि यह क्रम लगातार चलता रहता है। देखो, इस कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं, लिमिटेशंस है, यानी इस मॉडल की आलोचनाएं की गई अर्थशास्त्रियों के द्वारा। देखो, निरंतर मकड़ी का जाल बना रहेगा ऐसा संभव नहीं होता, लेकिन रियल लाइफ में इसका कोई ताल्लुकात ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा रियल वर्ल्ड है उसके अंदर मतलब कि हमेशा ही मकड़ी का जाल बना रहेगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये जो मॉडल है ये परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता के ऊपर आधारित है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक स्थिति है, ना कि वास्तविक स्थिति। इस मॉडल में बार बार कीमत व उत्पादन के बारे में धोखा खाते हैं। इसका अर्थ है कि हमको सामान्य ज्ञान नहीं, हम उसी प्राइस पे कि इस साल ये प्राइस है तो अगले साल भी ये प्राइस है, कि हम कॉमन सेंस का यूज नहीं कर पाते इस मॉडल में। तो ये क्रिटिसिज्म है इसका। फिर है कि वर्तमान कीमत के ज्यादा होने पर हम उत्पादन बढ़ाएंगे, फिर ये आशा हो जाती है कि कीमत घटेगी तो उत्पादन कम नहीं करेंगे। क्या होता है कि वर्तमान कीमत अधिक है तो हम उत्पादन बढ़ाएंगे, लेकिन हमको आशा हो जाती है कि कीमत घटेगी तो हम उत्पादन, देखो कीमत अगर प्राइस घट रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि प्रोडक्शन को कम कर देंगे।
जो वर्तमान कीमत है, रियल में जो वर्तमान कीमत होती है वो वर्तमान पूर्ति से प्रभावित होती है, लेकिन कीमत पर पूर्ति के अलावा अन्य तत्वों का भी तो बहुत इफेक्ट पड़ता है, जैसे फैशन, उपभोक्ता की आदत, रुचियां, भविष्य का स्थगन, आय। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो प्राइस के अलावा भी पूर्ति के ऊपर या मांग, सॉरी, प्राइस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, लेकिन उनके बारे में तो इस मॉडल के अंदर कोई चर्चा ही नहीं की गई है। तो ये मॉडल क्या लगता है, एक अवास्तविक लगता है। एग्जाम के अंदर अगर इस मॉडल के बारे में पूछा जाएगा, मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसमें होगा इसका प्रतिपादन किसने किया, इसका मतलब कि पूरा इंट्रोडक्शन देना, कंजम्पशंस, फिर इसके जो तीनों मॉडल हैं उनके एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम। ठीक है, फिर इसकी क्रिटिसिज्म, और फिर इस मॉडल का हमने मतलब कि जो स्टडी करने के बाद हम जो इसका निष्कर्ष निकाल पाए, देखो कॉन्क्लूजन के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को शो करता है कि हमने इसको, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया है या फिर रट्टा मारा है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।